हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट रिबॉर्न स्वीट वाइफ, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 1 और 2। तो चलिए हम अपनी नई कहानी की ओर चलते हैं। एक घने जंगल के बीचों बीच एक लड़की भागे जा रही थी। वो दिखने में बेहद सुंदर थी। उसकी उम्र करीब 25 साल की होगी। काले बाल, कंधों के से थोड़े नीचे तक, ग्रे रंग की चमकती आंखें और 5 फीट 6 इंच की लंबाई। उस वक्त वो काले लिबास में बला के खूबसूरत लग रही थी। उसके पीछे काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग भाग रहे थे। वो लोग बहुत डरावने दिख रहे थे। वहीं उस लड़की को इस वक्त कुछ होश नहीं था। वो बस बेतहाशा भागे जा रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर उन्हें देखा, तभी वहां गोली की आवाज गूंज उठी। उन लोगों ने उस लड़की पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देखते ही लड़की ने अपने हाथ पीछे टांगे बैग पर रखा और तेजी से कभी इधर तो कभी उधर भागने लगी। इससे उन लोगों का सही निशाना नहीं लग रहा था। ये देख लड़की तिरछी मुस्कुराई और तेजी से दौड़ते दौड़ते जंगल के किनारे तक पहुंच गई। नीचे बहुत गहरी खाई थी। अगर कोई उसमें गिरता तो जिंदा बचना नामुमकिन था। लड़की ने खाई को देख अपने कदम पीछे खींचना चाहे, लेकिन ले ना सकी, क्योंकि उसके सामने वो डरावने लोग खड़े थे। वो उन्हें देखकर पीछे हट गई। उसकी पकड़ अपने बैग पर कस गई। ये देखकर वो लोग हंसने लगे। तभी वहां एक लड़के की आवाज आई, अब कहाँ भागोगी? आगे रास्ता नहीं है। अब कहाँ जाओगी? ये आवाज सुन लड़की ने देखा, सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। लड़के ने ब्लैक बिजनेस सूट और लड़की ने पर्पल बिजनेस सूट पहना हुआ था। उनके चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान थी। ये देखकर लड़की को गुस्सा आया। आखिर इन्हीं दोनों की वजह से तो वो इस जंगल में जान बचाकर भाग रही थी। वो दोनों आगे आए और सूट पहनी लड़की बोली, आर्या, उसे हमारे हवाले कर दो, वरना। आर्या ने भी बोला, कभी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे धोखेबाजों को बिल्कुल नहीं दूंगी, जिन्होंने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा हो। लड़के ने जब ये सुना तो उसने उसे कहा, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हें भी मौका दिया था। हमारे साथ मिल जाती तो यूं भागना नहीं पड़ता। तभी लड़की ने कहा, अभी भी मौका है, वो बैग हमें दे दो। आर्या ने उसी लहजे में कहा, कभी नहीं। वो लड़की बोली, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो आर्या? अब तुम्हारी इसी जिद की वजह से तुम मरोगी। आर्या ने गुस्से से कहा, अपने देश को बचाने के खातिर आर्या मेहरा को मरना मंजूर है, लेकिन गद्दारी करना नहीं, समझे? लड़की ने उसे देखते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझती हो? इस देश के लिए मरकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारे साथ आती तो पैसों की बारिश होती। लड़के ने कहा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आना है तो वैसे भी पैसे हम दोनों बांट चुके हैं और अब तुम्हारा मरना ही बेहतर है। ये बोलकर वो लड़का और लड़की हंसने लगे। उन्हें देखकर उनके गुंडे भी हंसने लगे। आर्या बोली, मियाँ और मिशंक, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती अपने देश को बर्बाद करने के लिए पैसे लेते हुए? मियाँ और मिशंक ने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं। आर्या को इन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्से से कोई गलत कदम उठाने वालों में से नहीं थी। वो जो करती थी सोच समझ कर करती थी, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। लेकिन उससे एक गलती हो चुकी थी, इन लोगों से दोस्ती करना। यादों में खोई आर्या मेहरा एक चुलबुली शरारती लड़की थी। लेकिन जब वह 15 साल की थी तभी माँ पापा का साया उसके सिर से उठ गया। रिश्तेदार तो कई थे, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ ले जाने को तैयार न था। तभी उसके पिता के दोस्त आए
और उसे अपने साथ ले गए। वहीं उसकी मुलाकात मियाँ और मिशंक से हुई, क्योंकि वो उन्हीं के बच्चे थे। आर्या के माता पिता और उनके दोस्त आर्मी में थे। उन्हें देखकर आर्या ने भी आर्मी में जाने का मन बना लिया। वो उसकी तैयारी करने लगी। उसकी दोस्ती मियाँ और मिशंक से हो चुकी थी। वो दोनों बिजनेस में चले गए। धीरे धीरे वक्त बीता और सबकी आर्मी ट्रेनिंग पूरी हो गई। आर्या सेल्फ डिफेंस और फाइटिंग स्किल्स में माहिर थी। इसके अलावा वो वेपन्स बनाने में भी एक्सपर्ट थी। उसने ऐसे ऐसे हथियार बनाए थे जिनसे किसी को भी आसानी से हराया जा सके, लेकिन यही उसके लिए गलत साबित हुआ। कई बार उसके सीक्रेट चुराने की कोशिश की गई, लेकिन सब नाकाम रहे। कहते हैं ना, दुश्मनों को हराया जा सकता है, लेकिन अपनों के भेष में छिपे दुश्मनों को नहीं। यही आर्या के साथ हुआ। पैसों के लालच में मियाँ और मिशंक ने आर्या का नया हथियार बेच दिया। वह हथियार ऐसा था जिससे आसानी से कई लोगों को मारा जा सकता था। उन्होंने उसका सौदा ऐसे इंसान से किया जो उसके ही देशवासियों को खत्म करना चाहता था। लेकिन आर्या के होते हुए ऐसा नहीं हो सका। आर्या ने वो हथियार नष्ट कर दिया। लेकिन हथियार बनाने की जानकारी मिटाने से पहले ही उन्हें इस बात की खबर लग गई। इस वजह से आर्या को भागना पड़ा। पिछले 2 दिनों से वो इस जंगल में भटक रही थी इनसे बचने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे इन्हें उसके यहाँ छिपे होने की खबर मिल गई और वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। आर्या भाग निकली थी, लेकिन अनजाने में गलत रास्ते आ गई। अब ना वो पीछे हट सकती थी, ना आगे बढ़ सकती थी। इसी बीच मियाँ ने गुंडों को आदेश दिया, इस लड़की से बैग लेकर आओ। उसकी बात सुनकर गुंडे आगे बढ़े। उन्हें देखकर आर्या सतर्क हो गई। गुंडे बैग छीनते उससे पहले ही आर्या ने उनसे भिड़ना शुरू कर दिया। आर्या जंगल में भटक रही थी इनसे बचने के लिए, लेकिन पता नहीं उनको उसके यहाँ छुपे होने की खबर कैसे मिल गई। वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन वो फिर भी भाग निकली, पर अनजाने में ही गलत रास्ते पर आ गई, जिससे ना वो पीछे हट सकती थी और ना आगे बढ़ सकती थी। आर्या को खोया हुआ देख मियाँ ने उन गुंडों को ऑर्डर दिया कि इस लड़की से वो बैग लेकर आओ। उसकी बात मानकर वो गुंडे आगे बढ़े। उन्हें देखकर आर्या सतर्क हो गई। वो गुंडे आर्या से वो बैग छीनते उससे पहले ही आर्या उनसे बचते हुए उनसे लड़ने लगी। आर्या उन गुंडों पर भारी पड़ रही थी। ये देख मियाँ और मिशंक बस देखते रह गए। फिर वो भी आर्या से लड़ने के लिए आए। आर्या भी उन सबका जमकर मुकाबला कर रही थी, लेकिन तभी आर्या ने मिशंक की गन लेकर मियाँ पर तान दी। आर्या बोली, इन सबको रोको वरना तुम्हारी बहन को मार दूंगी। उसकी बात मानकर मिशंक ने उन सबको रोक दिया और थोड़ा दूर खड़ा हो गया। तभी वहां की शांति को चीरती हुई गोली की आवाज आई और खून के छींटे उछले। ये देख मिशंक डर गया कि कहीं ये गोली उसकी बहन को तो नहीं लगी, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाने वाली की दिशा में देखा तो राहत की सांस ली। मिशंक ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई नैना। नैना, ऐसे ऐसे नहीं आती, आखिर तुम्हारी पार्टनर हूं। मिशंक ने हंसते हुए कहा, सही बात है। ये बोलते ही उन दोनों ने उस दिशा में देखा तो गोली आर्या को लगी थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत से खड़ी उन दोनों को गुस्से से घूर रही थी। नैना हंसते हुए बोली, कैसा लगा आर्या? आर्या, ओह, तो वो तुम थी जिसने मेरे बारे में इन दोनों को बताया कि मैं यहाँ हूँ। नैना हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही। उसे देखकर आर्या दंग रह गई। उसकी दोस्त ने भी पैसों के लिए गद्दारी की। तभी उस जगह आह की आवाज आई, क्योंकि नैना ने एक और गोली आर्या पर चला दी। दर्द से आर्या की आह निकल गई और उसकी पकड़ मियाँ पर से ढीली हो गई,
ये महसूस कर मिया ने जल्दी से आर्या से गन छीन ली और उससे दूर होकर सामने जाकर खड़ी हो गई। अब तीनों आर्या को देखने लगे, जो सामने खड़ी बस उन्हें ही घूर रही थी। ये देखकर तीनों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आर्या पर गोली चला दी, एक के बाद एक गोली, जिससे आर्या उनके सामने घुटनों पर बैठ गई, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि 5 गोलियां खाने के बाद भी वो खड़ी रह सके। उसका सर घूम रहा था और गोली लगने की वजह से उसका खून भी बह रहा था। आर्या को असहाय देखकर वो तीनों हंसने लगे। निशंक ने कहा, जाओ इसे वो बैग ले आओ, आखिर इसी में तो खजाना है। उसके ये बोलते ही गुंडे आगे बढ़े, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके कदम वहीं रुक गए और मियां, मिशंक और नैना हैरानी से उस दिशा में देखने लगे, क्योंकि आर्या, जो कि मिशंक की बात सुनकर ही सतर्क हो गई थी, उन गुंडों को अपने पास आते देख अपने दर्द को किनारे रखकर अपनी हिम्मत जुटा खड़ी हुई और खाई में कूद गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका मरना तय है। लेकिन अगर वो इस जगह मरी तो उसके मरने के साथ ही वो उन लोगों को, कई मासूमों को मारने का हथियार देकर जाएगी, जिससे तबाही मच जाएगी। इसलिए वो इस गहरी खाई में कूद गई, जहां से आना और जाना दोनों नामुमकिन था। मियां, मिशंक और नैना मिशंक के फोन बजने की आवाज से होश में आए और तीनों उस खाई की तरफ भागे। जल्दी से उन्हें आर्या उस खाई से नीचे गिरते हुए दिखी। इस वक्त उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी कि इन लोगों को वेपन्स की जानकारी नहीं मिली, और दूसरी बात कि वो मरकर भी जीत गई थी और ये लोग उसे मारकर भी हार गए थे। वो उसे ही देख रहे थे। तभी मिशंक का फोन फिर से बजा। मिशंक ने फोन उठाया और कुछ कहा। मिशंक, मर गई वो, और साथ में जानकारी भी लेकर गई। ये सुनकर सामने वाले शख्स की आवाज आना बंद हो गई और शांति छा गई। लेकिन कुछ समय बाद वो शांति टूटी और सामने से मर्दाना आवाज आई, तुम सब वहां से आ जाओ, बाद में देख लेंगे क्या करना है। ये सुनकर मिशंक ने ओके कहा और फोन रख दिया और सब वहां से चले गए। लेकिन जाते वक्त उस खाई को देखना नहीं भूले। उन सब के वहां जाने के बाद मौसम में अचानक बदलाव आना शुरू हो गया। बादलों के गरजने की आवाजें, बिजली चमकने की गड़गड़ाहट उस शांत हो चुके वातावरण को अशांत कर रही थी। तभी वहां तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि आज उस मासूम बेगुनाह के मरने से प्रकृति भी खुश नहीं है, इसलिए ऐसे अपना दुख प्रकट कर रही है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है सिवाय ऊपर वाले के। आखिर वही तो है इस जगत का मालिक, जो वो चाहता है करता है। दूसरी तरफ एक रूम, जो दिखने में बड़ा तो था पर उसके अंदर का सामान साधारण था। उसमें ज्यादा महंगी चीजें नहीं थी, सब नॉर्मल ही था। रूम के बीचों बीच बड़ा सा बेड था, जिस पर लाल रंग की बेडशीट लगी हुई थी। उस रूम के एक साइड बाथरूम जाने का गेट था और उसके पास ही ड्रेसिंग रूम था। दूसरी तरफ बालकनी थी, जिस पर कांच का गेट लगा हुआ था और अंदर की तरफ रेड एंड व्हाइट रंग के पर्दे बंधे हुए थे। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ एक नाइट लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की सी रोशनी बेड पर लेटी हुई लड़की पर पड़ रही थी। तो आप सुन रहे थे ये कहानी मिस्टर प्रेसिडेंट रिबॉर्न स्वीट वाइफ, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज़ में। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, थैंक यू।